हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीडीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि सिंह एंड आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है पीसेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये मूवमेंट क्यों हुए थे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमने पढ़ा था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले भी कुछ ऐसे अपराइजिंग्स हुई थी जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों हो रहा था, क्यों लोग ब्रिटिश रूल को रेजिस्ट कर रहे थे, क्या रीजंस थे इनके रेजिस्टेंस के। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एक ही चीज पसंद थी, एक ही चीज से मतलब था, वो था रेवेन्यू, कि कैसे हम कितना ज्यादा रेवेन्यू ले सके। उनको और किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं थी। इससे बेचारे पीजेंट, ट्राइबल, इन सबको बहुत कुछ फेस करना पड़ता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रही थी, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था पीजेंट्स का, ट्राइबल पॉपुलेशन का, और कुछ स्मॉल जमींदार थे उनका भी। इनकी एक तो इनकी कोई बात नहीं सुनता था, कंपनी को कोई मतलब नहीं था। कंपनी सिर्फ उन्हीं लोगों को फेवर करती थी जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी। कंपनी सिर्फ मनी लैंडर्स को फेवर करती थी, और इन पीजेंट्स और इन ट्राइबल पॉपुलेशन की तो बात कोई सुनता ही नहीं था। इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं किया जाता था। तो कुछ रीजंस थे। इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने के बाद डिसाइड हुआ, जब सह नहीं सकते, जब पानी सर से भर जा मटके पानी सर से ऊपर चला जाता है तो कोई भी विद्रोह करता है। तो ऐसे ही कुछ अपराइजिंग्स हुई थी जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि संथल अपराइजिंग, सन्यासी रिबेलियन, कोल अपराइजिंग, मुंडा अपराइजिंग, और दीवान वेलुथेम्पी रिवॉल्ट। ऐसे कुछ रिवॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिगो रिबेलियन, डेक्कन राइट्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम वही टॉपिक कवर करेंगे जो देखा गया है बार बार, जिन पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जिनके ऊपर पीवाईक्यू आते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे हैं जो हम कवर नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी जो कि सीडीएस एकेडमिया के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। वो लिस्ट मैं आपको क्लास के बाद प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आखिर क्या फैक्टर्स थे, क्यों ये लोग रिवोल्ट कर रहे थे, क्यों हो रही थी अपराइजिंग्स? क्योंकि हमें पता है कि कुछ ऐसे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट। इन सारे सेटलमेंट्स की वजह से इन पीजेंट्स पे हैवी बर्डन पड़ रहा था, टैक्स बहुत देना पड़ता था, रेवेन्यू बहुत देना पड़ता था। उसके बाद अगर आप रेवेन्यू नहीं दे रहे हो तो आपको आपकी जमीन से बाहर निकाल दिया जाता था, इविक्शन हो जाता था। हमने ये भी देखा कि जब ब्रिटिश ने अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी शुरू की तो उन्होंने ट्राइबल लैंड, मतलब फॉरेस्ट, जो ट्राइबल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वहां पे रिजर्व कर दिया फॉरेस्ट को, उनको बाहर निकाल दिया। अगर ट्राइबल को फॉरेस्ट का यूज करना है तो उनको टैक्स पे करना पड़ता था, और उनको अगर फॉरेस्ट का यूज करना है तो उनको लैंडलेस पीजेंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। और जमींदारों को भी वो लोग फॉरेस्ट एरिया में लेकर आ गए थे। ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो कम्युनिटी होल्डिंग सिस्टम, कम्युनिटी प्रॉपर्टी होल्डिंग सिस्टम में बिलीव करता था। वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के सिस्टम में बिलीव करता ही नहीं था। तो ट्राइबल के लिए ब्रिटिश और जमींदार जो बाहर से आए थे उनको वो दीकू कहते थे, ये सब इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो इसीलिए ये मूवमेंट, ये अपराइजिंग शुरू हुई। तो हम पहले अब देखते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट्स थे। कुछ इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे अपराइजिंग्स को कवर किया जाएगा। पहला है सन्यासी रेबेलियन, वेरी इंपॉर्टेंट। 1770 में जब फेमाइन, द डिजास्टर्स फेमाइन ऑफ 1770 एंड द हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कंपेल्ड अ ग्रुप ऑफ सन्यासी इन ईस्टर्न इंडिया टू फाइट ब्रिटिश योग। ईस्टर्न इंडिया में जब अकाल पड़ा था, जब फेमाइन पड़ा था 1770 में, उसके बाद भी जब ब्रिटिश ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज नहीं किया, अपनी रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन को कम नहीं किया, तो एक ग्रुप ऑफ सन्यासीज ने रिवॉल्ट बोल सकते हैं, विद्रोह शुरू कर दिया, फाइट करना शुरू किया। ये सन्यासीस कौन थे? ये ओरिजिनली पीजेंट हुआ करते थे पहले, जिनको उनकी जमीन से निकाल दिया गया था। उसके बाद इन सन्यासीस को बहुत सारे स्मॉल जमींदार ने ज्वाइन किया, डिसबैंडेड शोल्डर्स ने ज्वाइन किया, और गांव के कुछ लोगों ने, गरीब लोगों ने ज्वाइन किया। उसके बाद इन सब लोगों ने मिलकर सन्यासी
रिबेलियन शुरू किया और कंपनी फैक्ट्रीज को रेड किया, ट्रेजर्स को रेड किया, फोर्सेस से लड़ाई की। इट वॉज बहुत लंबे टाइम के बाद जाकर वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो सन्यासीज को रोक पाए थे। ओरिजिनली पीजेंट इवन सम evicted from land, these sannyasis were joined by a large number of dispossessed small zamindar, disbanded soldiers and ruler poor. इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, इस अपराइजिंग में हमें देखने को मिला कि हिंदू और मुस्लिम्स ने इक्वली पार्टिसिपेट किया। कभी कभी हम इस रेबेलियन को फकीर रेबेलियन भी कहते हैं। सन्यासी रेबेलियन पे क्वेश्चन आए या फकीर रेबेलियन पे क्वेश्चन आए, ये समझ जाना कि बात जो है वो एक ही चीज के बारे में हो रही है। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके नाम आपको याद रखने होंगे। वो है मंजुम शाह और मजनू शाह, चिराग अली मूसा शाह, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी। ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सन्यासी रेबेलियन के। देवी चौधरानी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पहले वुमेन्स का भी कुछ रोल रहा था। आनंद मठ, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये नॉवल लिखी है। ये सन्यासी रेबेलियन से ही इन्फ्लुएंस होके उन्होंने ये नॉवल लिखी थी। उसके बाद बंकिम चंद्र ऑल्सो रोट अ नॉवल देवी चौधरानी as he saw the importance of women too taking up the struggle against an alien rule that posed a threat to the traditional Indian values. तो आनंद मठ लिखी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने और देवी चौधरानी लिखी। ये दोनों नॉवेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। ये लीडर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मंजुम शाह और मंजूर शाह, चिराग अली मूसा शाह, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी। इन लीडर्स के नाम इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद सन्यासी रेबेलियन को हम फकीर रेबेलियन भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो रिवॉल्ट हुआ था वो दीवान वेलुथम्पी का रिवॉल्ट है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या था। दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस इंपोज की स्टेट ऑफ ट्रेवेनकोर में, आफ्टर बोथ ऑफ देम एग्री टू सब्सिडरी अलायंस, जब सब्सिडरी अलायंस के लिए वो एग्री कर भी गए थे अंडर लॉर्ड वेल्सली इन 1805, इसकी वजह से उस रीजन में बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों के अंदर भर गया था। द रूलर वॉज नॉट एबल टू पे द सब्सिडी एंड फेल इन एरर्स। द ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफ ट्रेवेनकोर वॉज मेडलिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द स्टेट। एक तो ब्रिटिश जो था वो ट्रेवेनकोर के इंटरनल अफेयर्स में अपनी नाक घुसा रहा था, या बोलो टांग घुसा रहा था, जो भी आपको सही लगे। ये चीजें प्राइम मिनिस्टर को, जो कि थे वेलुथम्पी, उनको ये पसंद नहीं आई। ये ब्रिटिश का ये एटीट्यूड उन्हें पसंद नहीं आया कि वो आप कैसे हमारे रीजन में अपनी नाक डाल रहे हो, हमारे काम के बीच में अपनी नाक क्यों बीच में ला रहे हो, ये चीजें पसंद नहीं आई। तो दीवान वेलुथम्पी रोज अगेंस्ट द कंपनी असिस्टेड बाय द नैयर ट्रूप्स। तो दीवान वेलुथम्पी को नैयर ट्रूप्स ने सपोर्ट किया। Veluthampi addressed a gathering in Kundara, openly calling for taking up arms against the British to oust them from the native soil. Veluthampi ने लोगों को बोला कि हथियार उठा लो और हम इन अंग्रेजों को अपनी जमीन से बाहर फेंक देंगे। इसको हम कुंदारा प्रोक्लेमेशन भी बोलते हैं। बहुत बड़े स्केल पर रेबेलियन हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। सबसे बड़ी बात यह कि महाराजा जो थे ट्रेवेनकोर के, उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया रेबेलियन को, और रेबेलियन ये एक नेगेटिव पॉइंट था जिस वजह से कंपनी को बेनिफिट हुआ। वेलुथम्पी किल्ड हिमसेल्फ टू अवॉइड कैप्चर, और ब्रिटिशर्स के हाथ ना आने के लिए उन्होंने अपने आप को मार लिया। रेबेलियन खत्म हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट है कि महाराजा ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। दीवान वेलुथम्पी कौन थे? वो एक प्राइम मिनिस्टर थे ट्रेवेनकोर के, और इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था जैसे कि ब्रिटिश इंटरनल अफेयर्स में अपनी टांग घुसा रहे थे, ये उनको पसंद नहीं आया। और कुंदरा प्रोक्लेमेशन क्या है कि वेलुथम्पी ने लोगों को बोला कि आर्म्स, हथियार उठा लो और हम अंग्रेजों को बाहर फेंक देंगे। अगला जो मूवमेंट है वो है वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट, चलिए देखते हैं। Wahhabi movement was essentially an Islamic revivalist movement founded by Sayyid Ahmad of Rai Bareilly. राय बरेली के सैयद अहमद ने इस मूवमेंट को शुरू किया था। ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था इस्लामिक। ये इंस्पायर थे अब्दुल वहाब की टीचिंग से, और जो कि सऊदी अरेबिया के थे, और शाह वलीउल्लाह जो कि दिल्ली के थे। इनकी टीचिंग से इन्फ्लुएंस होके, इंस्पायर होके सैयद अहमद ने वहाबी मूवमेंट शुरू किया था। सैयद अहमद वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कंडेम करते थे। वो चाहते थे कि जो प्योर इस्लाम सोसाइटी है, जो प्योर इस्लाम है, वो वापस आ जाए। जैसा कि अरेबिया में
हुआ करता था वैसा उनको इस्लाम वापस चाहिए था। सैयद अहमद वॉज एक्लेम्ड एज अ डिजायर्ड लीडर, इमाम। सैयद अहमद को लोगों ने डिजायर्ड लीडर बोला, इमाम बोला। इन इंडिया इट इज, इसका इंडिया में इंपॉर्टेंट सेंटर था पटना। पटना इंपॉर्टेंट सेंटर था वहाबी मूवमेंट का, और इसके मिशन हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस और बॉम्बे तक भी पहुंचे थे, क्योंकि इनको वॉर ऑफ केओस की टेरिटरी को हटाकर कन्वर्ट करना था लैंड ऑफ इस्लाम में। एक जिहाद डिक्लेयर हुआ जब सिख किंगडम के खिलाफ, जब सिख रूलर हार गए और पंजाब में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आ गया था, डोमिनियन आ गया था 1849 में, तो इनके टारगेट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स भी हो गए थे। इनके सोल टारगेट थे ब्रिटिशर्स, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वहाबी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को स्प्रेड करने में। बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस हुए ब्रिटिश के द्वारा 1860 में। वहाबी का जो बेस था सिताना में और वेरियस जगह पे जो बेसिस थे उन सबको रेजिस्ट किया और एनकाउंटर भी हुआ। तो ये वहाबी मूवमेंट था, इंपॉर्टेंट है। इसके लीडर का नाम कि कौन सा लीडर था, सैयद अहमद। और ये तो थे राय बरेली से। ये इन्फ्लुएंस और इंस्पायर किससे हुए थे, अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया, सऊदी अरेबिया, एंड शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। उसके बाद इसमें जो याद करना है वो है ये कि कौन सा इंपॉर्टेंट सेंटर था, इसका सेंटर क्या था, वहाबी मूवमेंट कहाँ पे शुरू हुआ था। तो वो था पटना। पटना जो था वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। पटना में मूवमेंट चालू हुआ था। इनके सोल टारगेट्स थे ब्रिटिश, और इनका मेन एम ही यही था कि हम रिवाइवल कर देंगे, इस्लाम मूवमेंट लेकर आएंगे, इस्लाम को प्योर करना इनका मेन एम था। नेक्स्ट मूवमेंट है कूका मूवमेंट, जो कि पंजाब में हुआ था। फाउंडेड बाय भगत जवाहर मल। फाउंडर का नाम इंपॉर्टेंट है। इनको हम और किस नाम से जानते हैं, इनको हम सिया साहिब के नाम से भी जानते हैं। ये मूवमेंट कहाँ हुआ था, ये पंजाब में हुआ था। अ मेजर लीडर ऑफ द मूवमेंट आफ्टर हिम वाज बाबा राम सिंह। भगत जवाहर मल के बाद जो इंपॉर्टेंट लीडर थे इस मूवमेंट में वो थे बाबा राम सिंह। इन्होंने नामधारी सिंह सेक्ट को फाउंड किया है। जब ब्रिटिश ने पंजाब के ऊपर टेक ओवर कर लिया था तो मूवमेंट एक रिलीजियस प्यूरिफिकेशन से हटकर पॉलिटिकल कैंपेन बन गया था। इंपॉर्टेंट है कि पहले ये रिलीजियस प्यूरिफिकेशन चाहते थे सिख में, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर कर लिया पंजाब में तो ये एक पॉलिटिकल कैंपेन में कन्वर्ट हो गया। बेसिक जो इनका ये चाहते क्या थे कि कास्ट सिस्टम हटा दिया जाए, जो सिख के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको हटा दिया जाए। ये मीट और अल्कोहल के कंजम्पशन को रोकना चाहते थे, उसको मना कर रहे थे कि मत करो, अच्छा नहीं होता है। इंटर मैरिज की परमिशन, विडो रीमैरिज, और इंकरेजिंग वुमेन टू स्टेप आउट ऑफ सेक्युलेशन, कि औरतों को बाहर आना चाहिए, विडो रीमैरिज होनी चाहिए और इंटर मैरिजेस भी होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइड में कूका वांटेड टू रिमूव द ब्रिटिश एंड रिस्टोर सिख रूल ओवर पंजाब। पॉलिटिकली देखो तो ये चाहते क्या था कि ब्रिटिशर यहाँ से हट जाएं और पंजाब में सिख रूल वापस आ जाए। बॉयकॉट इंग्लिश लॉ, एजुकेशन एंड प्रोडक्ट, जितने भी इंग्लिश प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी इंग्लिश एजुकेशन है, जो भी वो प्रोडक्ट देते हैं, जो भी वो कानून है, उन सबको बॉयकॉट करना चाहा। तो जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट था जो मॉडरेट्स लेकर आए थे 1905 में स्वदेशी मूवमेंट में, वो कॉन्सेप्ट और नॉन कॉपरेशन का कॉन्सेप्ट पहली बार कूका के ही द्वारा लागू किया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी एंड नॉन कॉपरेशन वर प्रोपगेटेड बाय द कूका मच बिफोर they became the part of Indian national movement and in the early 20th century. As the movement gained popularity, the British took several steps to crush it in the period between 1863 and 1872 में इस पीरियड को, इस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया और राम सिंह को डिपोर्ट करके रंगून भेज दिया गया। अगला जो मूवमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है पागलपंथीज। कौन थे पागलपंथीज? ये एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था, मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड द हाजोंग एंड गारो ट्राइब्स ऑफ माइमेंसिंग डिस्ट्रिक्ट अर्लियर इन बंगाल। बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट है माइमेंसिंग डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था जिसके फाउंडर थे करम शाह। इंपॉर्टेंट है कि पागलपंथी के फाउंडर कौन थे, करम शाह। जितने भी फाउंडर्स हैं और जितने भी उनके सेंटर्स हैं कि कहाँ पे हो रहा था और कौन फाउंडर था, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। बट द ट्राइबल पीसेंट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ अंडर करम शाह सन, जो करम शाह के बेटे थे टीपू, इनके अंडर में
वहां के ट्राइबल पीजेंट्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और जमींदारों के ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाई। 1825 से 1835 तक पागलपंती रिफ्यूज टू पे रेंट अबव द सर्टन लिमिट। इतना ज्यादा रेंट लेते थे तो उस रेवेन्यू उस रेंट को ना देने के लिए ये पागलपंतीज ने मूवमेंट शुरू किया था कि हम एक लिमिट के ऊपर रेंट नहीं देंगे, और जितने भी घर थे जमींदारों के उन पे अटैक किया गया। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एन इक्विटेबल अरेंजमेंट टू प्रोटेक्ट दीज पीजेंट बट द मूवमेंट वाज वायलेंटली सप्रेस्ड। गवर्नमेंट ने ठीक है अरेंजमेंट किया कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन मूवमेंट को बहुत ही वायलेंटली तरीके से सप्रेस किया गया। आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स जो है हमेशा की तरह रेवेन्यू उनके लिए बहुत मैटर करता था, चाहे क्रॉप उगी हो, फसलें हुई हो अच्छी या नहीं हुई, उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू पे फोकस करते थे। और क्यों क्यों ये लोग जमींदारों को अटैक करते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि जमींदारों को तो बेनिफिट होता है, और जमींदार जो थे वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे पीजेंट्स का। इसीलिए जितने भी मूवमेंट हुए उसमें जमींदारों को भी इक्वली रेजिस्ट किया गया था और ब्रिटिशर्स को भी किया गया था उनकी पॉलिसीज की वजह से। नेक्स्ट मूवमेंट है फराजी मूवमेंट रिवॉल्ट। फराजी रिवॉल्ट फाउंडेड बाय हाजी शरीयत अल्लाह ऑफ फरीदपुर इन ईस्टर्न बंगाल। द फराजीज वर द फॉलोअर ऑफ मुस्लिम सेक्ट। ये मुस्लिम सेक्ट के फॉलोअर्स थे। ये फाउंड किया था हाजी शरीयत अल्लाह जो कि फरीदपुर के थे, उन्होंने इस मूवमेंट को फाउंड किया था ईस्टर्न बंगाल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी मूवमेंट हैं वो कहीं ना कहीं ईस्टर्न इंडिया में हो रहे हैं या बंगाल में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 1757 के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, जब उनको दीवानी राइट्स मिले थे, तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल में ही शुरुआत की थी, बंगाल से ही शुरू किया था। इसीलिए जितने भी मूवमेंट रिवॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे वो स्टार्टिंग के टाइम में बंगाल में ही मिलेंगे। तो कौन थे फराजी? दे एडवोकेटेड रेडिकल रिलीजियस सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। इनको बहुत चेंजेस चाहिए थे, एकदम रेडिकल चेंजेस चाहिए थे। शरीयत अल्लाह सन ऑफ दादू मियाँ। शरीयत अल्लाह कौन था? दादू मियाँ का बेटा था। Organized his follower with an aim to expel the English intruders from Bengal। इनका भी एक वही एम था, सेम एम, कि हम इंग्लिश को यहाँ से भगा देंगे, बंगाल की जमीन से हटा देंगे। The sect also supported the cause of the tenant against the जमींदार। जो जमींदार थे वो जो टीनेंट्स को जैसे ट्रीट करते थे, जैसे एक्सप्लॉइट करते थे, उसके खिलाफ भी इन्होंने टीनेंट्स को सपोर्ट किया। The Farazi disturbance continued from 1838 to 1857। फराजीज का जो टाइम पीरियड है वो 1838 से 1857 तक है, और उसके बाद बहुत सारी फराजीज ने वहाबी रैंक को ज्वाइन कर लिया था। तो फराजी के लीडर कौन है जो हमें याद करना है? वो है हाजी शरीयत अल्लाह सन ऑफ दादू मियान। हुआ कहाँ पे? ईस्टर्न बंगाल में। जगह का नाम फरीदपुर। इतना तो याद करना ही पड़ेगा। और टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजिकली, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा रिवॉल्ट कब हुआ, कौन सी अपराइजिंग कब हुई। अगला और बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिबेलियन है संथल रिबेलियन। संथल कौन थे? संथल एक एग्रीकल्चर पीपल थे जिनको ये लेकर आए थे ब्रिटिशर्स पहाड़ी को हटाने के लिए। उसके बाद संथल्स को रेवेन्यू से इतना रेवेन्यू का हाई डिमांड था कि इनको एक्सप्लॉइट करने लगे, जमींदार से इनको एक्सप्लॉइट करने लगे, जो कि संथल्स पॉपुलेशन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए इन्होंने फिर आवाज उठाई। कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ संथल। संथल को इतना ऑप्रेस किया जा रहा था। संथल कौन है? एग्रीकल्चर पीपल है हु फ्लेड टू सेटल इन द प्लेन्स ऑफ राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स के प्लेन्स में सेटल हुए थे ये लोग। तो जब ऑपरेशन बढ़ता चला गया तब संथल रेबेलियन हुआ जमींदारों के खिलाफ। द मनी लेंडर्स हु हैड सपोर्टेड द पुलिस अमंग अदर्स हैड जॉइंड द जमींदार टू सब्जेक्ट द पीजेंट टू ऑपरेसिव exactions and disposition of land। मनी लैंडर्स जो थे उन्होंने जमींदारों को सपोर्ट किया पीजेंट्स को ऑपरेस करवाने में। तो रेबेलियन जो था उसके बाद एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। पहले तो ये सिर्फ जमींदारों के खिलाफ थे क्योंकि वो इनसे इतना ज्यादा रेवेन्यू ले रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पुलिस भी इनकी मदद कर रही है जमींदारों की, तो वो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। दो लीडर सिद्धू एंड कानू, ये दो भाई थे जो चाहते थे कि कंपनी रूल को वो खत्म कर देंगे, प्रोक्लेम किया कि हम कंपनी रूल को खत्म कर देंगे। भागलपुर और राजमहल का एरिया ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दिया था।
द रेबेलियन वाज सप्रेस्ड बाय 1856। रेबेलियन को 1856 में सप्रेस कर दिया गया। यहाँ के लोग ये भी मानते थे कि जो सिद्धू और कान्हू हैं इनके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं, कुछ ऐसी पावर्स हैं जो ब्रिटिशर्स को भगा सकती हैं। सिर्फ सिद्धू और कान्हू यही तो ऐसे भाई हैं जो इनको मार देंगे। ऐसा भी बोला जाता था कि ये दोनों भाई बुलेट को वाटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दे कैन कन्वर्ट बुलेट इनटू वाटर। ऐसा माना जाता था कि इनके पास ऐसी पावर है कि गोलियों को ये पानी में कन्वर्ट कर देंगे। एक तरह से इनको मसीहा बोला जाने लगा कि ये दोनों भाई मसीहा हैं। हमें अगर ब्रिटिशर से कोई बचाएगा तो वो सिद्धू और कान्हू बचाएंगे। तो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी था यहाँ पर कि ये लोग अब इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि बुलेट को पानी में कन्वर्ट कर देंगे और ये सब, और यही लोग हैं जो सफरिंग खत्म करेंगे आउटसाइडर्स से, यही दोनों भाई। तो ये था संथल रेबेलियन। संथल रेबेलियन लोकलाइज था नेचर में, और उसके बाद सेटलमेंट के लिए इनको दमीन एक एरिया दिया गया, जमीन का एक हिस्सा दिया गया जिसको बोलते हैं दमीन एक हो। इंपॉर्टेंट है कि किसको मिला था, संथल्स को मिला था। प्लीज याद रखना कि दमीन एक हो एरिया संथल्स को दिया गया था एग्रीमेंट के बाद सेटलमेंट के लिए। और लीडर कौन थे, सिद्धू और कान्हू, ये दो ब्रदर्स थे जिनको मसीहे या रिलीजियस एक वो भी दिया गया था कि ये लोग जादू कर सकते हैं, इनके पास मैजिकल पावर्स हैं, यही हैं जो हमें बचा सकते हैं, भगा सकते हैं इन लोगों को। यहां तक तो 1856 तक ये रिवॉल्ट खत्म हो गया था। इसके बाद आपको पता होगा कि 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था, लॉर्ड कैनिंग थे तब, रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858 में कंपनी का रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होकर क्राउन के पास चला गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट रूल कर रही थी अब। तो उस टाइम पे भी रिवॉल्ट हुए थे। कौन से रिवॉल्ट थे वो हम देखते हैं। इंडिगो रिवॉल्ट। क्या रीजन से इंडिगो रिवॉल्ट के क्या हुआ होगा। इंडिगो जो है एक कैश क्रॉप है। ब्रिटिशर्स को तब इंडिगो की बहुत ज्यादा जरूरत थी डाई के लिए, और वो बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाए इंडिगो उगाओ। इंडिगो उगाने से क्या होता है कि जमीन की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो अगर आप फोर्स करोगे, उसके बाद आप पीजेंट्स को वो पैसा भी नहीं दे रहे, जिस रेट पे आप इंडिगो दे रहे हो मार्केट रेट से बहुत कम था। उसके बाद आप फोर्स करते हो प्लांटर्स जो हैं, आप चीटिंग करते हो प्लांटर्स के साथ, रैयर्स के साथ, पीजेंट्स के साथ, आप उनको पैसे कम देते हो, आप उनको फोर्स भी करते हो। प्राइस इंडिगो का बहुत हाई था और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे डबल। तो क्या रीजन से क्यों हुआ रिवॉल्ट। रैयर्स वर पेड मच बिलो द मार्केट रेट ऑफ इंडिगो। जितना इंडिगो का मार्केट रेट था उससे बहुत कम उनको पैसे दिए जाते। रैयत मतलब पीजेंट होता है। दे वर फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू सो इंडिगो। इनको फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो उगाएं। रैयत वर चीटेड एंड वेट एंड मेजर्स। इनके साथ चीटिंग भी की जाती थी। प्राइस ऑफ इंडिगो को रिवाइज ही नहीं किया, चेंज ही नहीं करते थे प्राइस को, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जबकि डबल थी। उसके बाद इंडिगो प्लांटर एसोसिएशन के फॉर्मेशन के बाद सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई। ऑपरेशन हो रहा था फार्मर्स का इंडिगो उगाने के लिए, नील की खेती करने के लिए उनपे दबाव डाला जाता था। बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही थी, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे ये लोग। 1860 में क्या हुआ, ये जो टेरिबली ऑप्रेस्ड इंडिगो पीजेंट्स थे, इन्होंने एक नॉन कल्टीवेशन इंडिगो मूवमेंट चालू किया कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे, नहीं करेंगे हम नील की खेती। 1860 में अप्रैल, ऑल द कल्टीवेटर्स ऑफ बरासत सब डिविजन एंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पबना एंड नाडिया, ये जगह है, ये इंपॉर्टेंट है, रिस्टोर टू स्ट्राइक टू आर्टिकुलेट देयर डिमांड। उसके बाद ये हड़ताल पे बैठ गए, स्ट्राइक पे बैठ गए कि हमारी डिमांड पूरी करो। हम अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी नील की खेती नहीं करेंगे। फैक्ट्रीज को अटैक किया गया, पुलिस वालों को अटैक किया गया, पुलिस पोस्ट पे अटैक किया गया। हाउस होल्ड सर्वेंट ऑफ द प्लांटर्स वर प्रेशराइज टू लीव द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयर्स थ्रू सोशल बॉयकॉट। जितने भी प्लांटर्स के घर में जो सर्वेंट्स थे उनको बोला गया कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, बॉयकॉट करो, कास्ट प्रेशर मत जाओ, मत काम करो, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद दीन बंधु मित्रा ने इस सिचुएशन पे इंडिगो रिवोल्ट पर नील दर्पण लिखी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण जिसमें वो पीजेंट्स की तकलीफ बता रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अ नोटिफिकेशन टू बी issued enjoining the police to profess the right in the possession of their land on which they had the liberty to sow any crop they like। उसके बाद रिजल्ट ये रहा कि
गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया कि फार्मर्स के पास पूरी लिबर्टी है, वो जो चाहे वो उगा सकते हैं, आप उनको फोर्स नहीं करोगे। और ये पहली बार था कि इंडियन पीजेंट्स को सफलता मिली थी। और ये सेम स्टोरी उसके बाद आपने चंपारण में भी देखी, चंपारण में देखेंगे जब गांधी जी जाते हैं, चंपारण में भी नील की खेती की वजह से गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जी लेने आते हैं और वो वहां जाते हैं और फिर सेम उनको भी सफलता मिलती है। तो दिस वॉज द फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ इंडियन पीजेंट एंड सक्सीडेड। द सेम स्टोरी वॉज रिपीटेड इन टाइम पीरियड गलत है, इन चंपारण बिहार। तो ये तो थी इंडिगो रिवॉल्ट की बात, जिसमें इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है नाडिया एंड पबना डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद दीनबंधु मित्रा ने इस पे जो बुक लिखी है वो इम्पोर्टेंट है। उस बुक का नाम है प्ले है ये एक नील दर्पण, ये इम्पोर्टेंट है। अगला जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो है डेक्कन राइट्स। डेक्कन में दंगे हुए थे, द रैयट्स ऑफ डेक्कन रीजन। आपको पता होगा कि यहाँ पे रैयत वाली सेटलमेंट था, बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट था, साउथ इंडिया और महाराष्ट्र में रैयत वाली सेटलमेंट था, और अवध में यूनाइटेड प्रोविंस में महलवारी सेटलमेंट था। तो ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स हुआ करते थे। तो डेक्कन राइट्स, तो रैयत और डेक्कन रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सफर्ड हेवी टैक्सेशन। डेक्कन के किसानों से बहुत ज्यादा टैक्सेशन लिया जाता था रैयत वाली सिस्टम के अंडर में। यहाँ पे डायरेक्टली पीजेंट और ब्रिटिशर्स डायरेक्ट बात करते थे, यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं था, यहाँ पे कोई जमींदार नहीं था। यही इस सिस्टम का मेन बेसिक पॉइंट है। Here again, the peasant found themselves trapped in a vicious network with the money lender as exploiter and the main beneficiary. होता क्या था कि रैयत को अनाज उगाना है तो वो पैसे तो होंगे नहीं सीड लाने के लिए, तो वो मनी लेंडर के पास जाएगा, मनी लेंडर उसको पैसा देगा तो वो सीड लेकर आएगा। अब सीड आ गया, अब क्रॉप खराब हो गया या उतना नहीं होगा जितना रेवेन्यू उनको जनरेट करना था, फिर क्या होगा, फिर वो रेवेन्यू देने के लिए फिर वो मनी लेंडर के पास जाएगा। तो सेम चीजें हो रही थी। उसके बाद मनी लेंडर इनसे क्या करता था, इनसे ये डीड साइन करवा लेता था, या कुछ भी गिरवी रख दो, जमीन है तो वो गिरवी रख दो, लैंड है तुम वो दे दो, घर है वो दे दो, कुछ भी है वो दे दो, तभी तो पैसे देगा, ये मनी लेंडर है। तो हुआ क्या कि ये जो ट्रैप था कि पैसा लेना पैसा देना, ये सब कंटिन्यू चलता रहा। ये एक विशियस सर्कल बन गया जिसमें सिर्फ एक ही बंदा था, मनी लेंडर, जिसको फायदा हो रहा था और रैयत को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। कंडीशन बहुत ज्यादा तब खराब हुई जब कॉटन प्राइसेस अमेरिकन सिविल वॉर के बाद गिर गए। 1864 के बाद गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू को 50% बढ़ा दिया 1867 में। और उसके बाद क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट, खेती भी अच्छी नहीं हुई, रेवेन्यू भी 50% है और कॉटन के प्राइसेस भी गिर गए थे। इतनी सारी चीजें होने लगी। 1874 में मनी लेंडर्स और पीजेंट्स के बीच में टेंशन होने लगा, टेंशन बढ़ने लगी क्योंकि पीजेंट्स ने पैसा लिया है, पैसा उनको देना पड़ेगा, मनी लेंडर को पैसा नहीं दोगे तो वो तुमसे तुम्हारी जमीन भी छीन लेंगे, तुम्हें लैंडलेस भी कर देंगे। तो बॉयकॉट मूवमेंट चालू हुआ, ऑर्गेनाइज बाय द रैयत अगेंस्ट द आउटसाइडर मनी लेंडर्स। तो मनी लेंडर्स के खिलाफ, ये जो मनी लेंडर्स थे ये बेसिकली गुजरात और बॉम्बे के थे, तो इन मनी लेंडर्स के खिलाफ ये मूवमेंट चालू हुआ। द रैयत रिफ्यूज टू बाय फ्रॉम देयर शॉप। रैयत ने उनके दुकानों से मना कर दिया सामान लेने से। कोई भी उनके खेत में जाकर खेती नहीं करेगा। नो पीजेंट्स वुड कल्टीवेट देयर फील्ड। द बार्बर, वॉशरमैन, शू मेकर वुड नॉट सर्व देम। बाल नहीं काटेगा बार वॉशरमैन, धोबी कपड़े नहीं धोएगा, शू मेकर जूते नहीं बनाएगा, ये सारी चीजें भी नहीं होंगी। सोशल बॉयकॉट इतनी तेजी से फैला कि पूना, अहमदनगर, शोलापुर, सतारा तक ये मूवमेंट गया। उसके बाद सोशल मूवमेंट जो था, जो सोशल बॉयकॉट जो चल रहा था, ये एग्रेरियन रैयत राइट्स में कन्वर्ट हो गया। अटैक होने लगे मनी लेंडर्स के घरों पर, उनकी दुकानों पर। जितनी भी डेट बॉन्ड्स थी, डीड्स थी, जैसे मैंने आपको बताया कि डीड साइन करवाते थे ये लोग, ये सारी की सारी पब्लिकली बर्न कर दी गई। द गवर्नमेंट सक्सीडेड इन रिप्रेसिंग द मूवमेंट। गवर्नमेंट ने मूवमेंट को रिप्रेस किया फाइनली। और उसके बाद एक एक्ट भी वो लोग लेकर आए, डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 में इन्होंने ये पास किया। इन्होंने बोला कि जो जमीन, जितनी भी लैंड पीजेंट्स की है वो उनसे नहीं छीनी जाएगी। ये बेसिक एक्ट, ये एक्ट का यही कहना था कि हम आपको रिलीफ देते हैं, रेवेन्यू कम कर दिए गए थे। दिस टाइम ऑल्सो द मॉडर्न नेशनलिस्ट इंटेलिजेंसिया ऑफ महाराष्ट्र सपोर्टेड द पीजेंट कॉज। तो जो महाराष्ट्र के इंटेलिजेंसिया थे, कुछ पढ़े लिखे लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग, उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, इस पीजेंट के
दुख को समझा था और सपोर्ट किया था। तो ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिन पर हमने बात की है। किस किस के बारे में हमने बात की सन्यासी रेबेलियन के बारे में, इनका टाइम पीरियड, इनके लीडर और इनके जगह के बारे में याद करना इंपॉर्टेंट है। हमने संथल रिबेलियन के बारे में बात की, हमने डेक्कन राइट्स, इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में बात की, हमने फराजी रिवॉल्ट के बारे में बात की, हमने पागलपंथी के बारे में बात की, कुका मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, इन सब के बारे में बात की। वहाबी मूवमेंट एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। इन सब के बारे में बात की। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के ऊपर पीवाईक्यू आए हुए हैं और इसकी पीडीएफ आपको सीडीएस के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और मैं आपको दिखा दूं कि और कितने मूवमेंट्स थे। ये देखिए, ये कुछ मूवमेंट हैं, जैसे कि पागलपंथी कहाँ हुआ, संभालपुर मूवमेंट, सुरेंद्र साई लीडर, कुका रिवॉल्ट जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, भगवान जवाहर, गडकरी रिबेलियन कोल्हापुर में हुआ, इंडिगो रिवॉल्ट 1860 नाडिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ। इनके लीडर्स हैं दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, हरीश चंद्र मुखर्जी। उसके बाद पपना एग्रेरियन, रामोसी एग्रेरियन अपराइजिंग, बिजोलिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ, ये और जो इम्पोर्टेंट है, एका मूवमेंट। एका मूवमेंट लीडर कौन है, माधुरी पासी। मोपला रेबेलियन, आंध्रा राइट्स एसोसिएशन, एनजी रंगा लीडर। बरदौली सत्याग्रह, लीडर वल्लभ भाई पटेल। ऑल इंडिया किसान सभा, लीडर स्वामी सहाजानंद, कहाँ पे हुआ, यूनाइटेड प्रोविंस में। तेभागा मूवमेंट 1946, तेभागा बंगाल में हुआ, बंगाल की संसभा ने ऑर्गेनाइज करवाया। तेलंगाना मूवमेंट हैदराबाद में हुआ, प्रजामंडल और कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑर्गेनाइज करवाया। ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट थे। पीजेंट, अब हम ट्राइबल मूवमेंट्स को भी देख लेते हैं। इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो टेंशन लेने वाली तो कोई बात है नहीं, लेकिन पढ़ने का काम आपका है। जैसे कि चुहार रेबेलियन कब हुआ, 1766 में, राजा जगन्नाथ। बेल हो, संथल पढ़ चुके, मुंडा, बिरसा मुंडा, उसके बाद ओरांस। तो ये पीडीएफ है। चेंचूस, हानुमतु लीडर, रामपास, अलूरी सीताराम रज्जू लीडर, नागा 1905, जादू नाग लीडर, रानी गंडेलू लीडर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट और हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, और जो बाकी एग्जामिनेशन वाले तो मैंने करवा दिए हैं। बाकी अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सीडीएस एकेडमिया टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक, पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।